Hello students, welcome back to our channel. Today we are discussing subject code BZDZ 172, that is Gender Sensitization, Society and Culture. ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा गेस्ट पेपर परचेज नहीं करा है तो आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 20 to 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट कोड टाइप करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा, जैसे कि BZDZ 172, और यहाँ से आप आसानी से अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9580023321। वापस से हम अपने सेशन के ऊपर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिस्कस द एग्जिस्टिंग जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड इकोनॉमी। Gender gap in labor force participation means the difference between men and women in terms of their involvement in economic activities such as employment, self-employment and entrepreneurship. तो जो एक जेंडर गैप हमको देखने को मिलता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर, वो मेन और वुमेन का डिफरेंस होता है उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, चाहे वो उनके एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिले या फिर इंटरप्रेन्योरशिप में देखने को मिले। अगर पूरे विश्व भर की बात करी जाए तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ज़्यादातर, जैसे कि इंडिया, वहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलता है लेबर मार्केट के अंदर मेन के कंपेयर में। और ये जो गैप है, ये ना ही सिर्फ वुमेन्स के लाइफ को अफेक्ट करता है बल्कि उसके साथ साथ कंट्री की इकोनॉमी के ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग इज जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. The labor force participation rate, that is, refers to percentage of people who are working or actively working for work. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? तो ये एक परसेंटेज है लोगों का जो काम कर रहे हैं या फिर काम की तलाश में हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में देखने को मिलता है कि ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो मेन का काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। Many women remain outside paid work even though they are capable and willing to work. तो ज़्यादातर जो वुमेन हैं उनको पेड वर्क से बाहर रखा जाता है, चाहे भले ही वो क्यों ना कितनी ही कैपेबल और विलिंग क्यों ना हो। नेक्स्ट इज द मेजर रीज़न फॉर दिस गैप इज़ द बर्डन ऑफ अनपेड वर्क। और ये गैप का जो मेन रीज़न है वो एक बर्डन है जो अनपेड वर्क का होता है वुमेन के ऊपर। वुमेन अपना ज़्यादातर टाइम घर के कामों में लगा देती है, जैसे कि कुकिंग करने में, क्लीनिंग करने में, बच्चों का देखरेख करने में और अपने बड़े एल्डर्स फैमिली मेम्बर्स का देखरेख करने में। और ये जो अनपेड केयर वर्क होता है इसको कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये समाज का सबसे बड़ा काम होता है। फिर भी सोशल और कल्चरल नॉर्म्स जो है वो भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसके अंदर। बहुत सारे फैमिलीज जो हैं उसमें देखा गया है कि मेन को एज अ ब्रेड विनर्स, यानी कि पैसे कमा कर लाने के लिए रखा जाता है, जबकि वुमेन जो है उनका रोल होता है कि वो घर को मैनेज करें। और इसी बिलीफ के साथ साथ वुमेन जो हैं उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो काम जो है वो नहीं कर सकते हैं घर से बाहर जा कर के, खास करके आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। एजुकेशन की कमी होना, स्किल्स का कमी होना और एक सेफ़ वर्किंग कंडीशन ना होने के वजह से कई बार जो वुमेन्स हैं वो अपना पार्टिसिपेशन लेने से रिड्यूस हो जाती है, कम कर देती हैं पार्टिसिपेशन लेना। अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वुमेन्स को बहुत कम ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलते हैं। वहीं अगर अर्बन एरियाज़ में बात की जाए, शहरी क्षेत्रों में, तो बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलता है, जैसे कि अनसेफ ट्रांसपोर्ट, वर्क प्लेस हरासमेंट, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट मिलता है, यानी कि वो कहीं भी मूव करने में कैपेबल नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर गैप इन एम्प्लॉयमेंट एंड वेज. Even when women participate in labor force, they often face inequality in employment. अगर कभी वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर भी लेती हैं किसी भी लेबर फोर्स के अंदर, तब भी उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है. वुमेन आर मोर लाइकली टू वर्क इन द इनफॉर्मल एंड लो पेइंग जॉब्स सच एज डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर और स्मॉल होम बेस्ड एक्टिविटीज़. वुमेन को ज़्यादातर जो काम है वो इनफॉर्मल वर्क दिया जाता है और लो पेइंग जॉब्स मिलते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक घर के काम, एग्रीकल्चर वाले काम और छोटे मोटे घर वाले घरेलू काम. ठीक है.
और इन जॉब्स में उनको ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी मिलता है, ना ही कोई उनको सोशल प्रोटेक्शन मिलता है, और ना ही कोई उनको बेनिफिट मिलता है जैसे कि मैटरनिटी लीव जैसा। देयर इज ऑल्सो अ क्लियर जेंडर वेज गैप, इसके साथ साथ उनको एक जेंडर वेज गैप भी मिलता है, जहाँ पर ऑन एन एवरेज देखें तो वुमेन को है वो पैसे कम मिलते हैं हमेशा मेन से, चाहे वो काम भले ही सेम ही क्यों ना हो। दिस हैपेंस ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा क्यों होता है? डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता है, लो बार्गेनिंग पावर की वजह से होता है, और जो वुमेन का कंसंट्रेशन है लो स्किल्ड वर्किंग जॉब्स में ज़्यादा होने की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर गैप इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स इन द इकोनॉमी। वुमेन्स का जो रोल होता है वो काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेड होता है इकोनॉमी के अंदर, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग में। कुछ ही वुमेन्स हैं जो कि एक सीनियर पोजीशन होल्ड कर पाती हैं कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। अभी हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वुमेन ऑल्सो हैव लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग। वुमेन का जो एक्सेस है कुछ रिसोर्सेज में बहुत ही लिमिटेड होता है, जैसे कि लैंड में, क्रेडिट में, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के अंदर। This restricts their ability to start business और expand existing one, और इसके वजह से इनकी जो काबिलियत होती है कोई बिजनेस स्टार्ट करने को या फिर किसी बिजनेस को रन करने को, उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि अगर इनके पास क्रेडिट होगा ही नहीं तो ये कैसे इस बिजनेस को चला पाएंगी। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द इकोनॉमी। जेंडर गैप इन लेबर फोर्सेज पार्टिसिपेशन रिजल्ट इन अ ह्यूज लॉस ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल। तो एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जेंडर गैप होने से हमको बहुत बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल में लॉस देखने को मिलता है। व्हेन वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोडक्टिव वर्क द इकोनॉमी लूजेज टैलेंट, स्किल्स एंड इनोवेशंस। जब वुमेन को प्रोडक्टिव वर्क से बाहर रखा जाता है तो इकोनॉमी में काफ़ी हद तक टैलेंट का, स्किल्स का और इनोवेशंस का हमको लॉस देखने को मिलता है। Studies show that increasing women's participation in the workforce can significantly boost natural income and economic growth. स्टडीज से हमको पता चलता है कि अगर हम वुमेन्स का पार्टिसिपेशन को अगर हम बढ़ा देंगे वर्क फोर्स के अंदर तो इससे हमको नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्ट देखने को मिल सकता है। कंक्लूजन में हम समझेंगे द एग्जिस्टिंग जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड द इकोनॉमी आर काउज्ड बाय सोशल नॉर्म्स, अनपेड केयर वर्क, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो यहाँ पे एक जेंडर गैप देखने को मिलता है, चाहे वो एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो या फिर इकोनॉमी हो, उसके अंदर उसका कारण एक तो सोशल नॉर्म्स है, दूसरा अनपेड केयर वर्क हो गया, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से देखने को मिलता है। रिड्यूसिंग दीज गैप्स रिक्वायर्स बेटर एजुकेशन फॉर वुमेन, सपोर्टिव वर्क प्लेस पॉलिसीज़, इक्वल पे एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड वर्क्स। और अगर हमको इसके गैप को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो हमको एक वुमेन के लिए बेटर एजुकेशन लाना होगा, उनके लिए एक सपोर्टिव वर्क प्लेस पॉलिसी बनाना होगा, उनको इक्वल पे करना होगा, साथ ही साथ जो हाउस होल्ड वर्क है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर करना होगा। ब्रिजिंग द जेंडर गैप इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ इक्वालिटी बट ऑल्सो अ की स्टेप टुवार्ड्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक जेंडर गैप का जो ब्रिज है उसको बनाना ना ही सिर्फ इक्वालिटी का मैटर है, बल्कि इसके साथ साथ एक स्टेप है जो कि आगे के इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से जो जेंडर गैप है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। सेकेंड क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग दैट इज डिफाइन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी, हाउ इट शेप्स जेंडर रोल्स इन इंडिया। सो masculinity and femininity are social and cultural concepts that describes the traits, behaviors and roles traditionally expected from men and women in society। तो masculinity और femininity क्या है? एक social और cultural concept है जहाँ पर ये बताता है कि किस तरह से क्या रोल्स दिए गए हैं मेन और वुमेन को एक सोसाइटी में करने के लिए और किस तरह से वो बिहेव करेंगे। Masculinity is usually associated with qualities such as strength, bravery, leadership, independence and emotional toughness। मैस्कुलिनिटी जो है वो हमको दर्शाता है कुछ क्वालिटीज़ को, जैसे कि ताकत, बहादुरी, एक लीडरशिप क्वालिटी, आज़ादी और इमोशनल टफनेस को। मेन आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू बी ब्रेड विनर्स, डिसीजन मेकर्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ द फैमिली। मेन्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पैसे कमा के लाने वाले होंगे,
बड़े बड़े फैसले लेने वाले होंगे और परिवार का ख्याल रखने वाले होंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो फेमिनिटी जो है वो क्या करता है, वो लिंक है अलग क्वालिटीज़ के ऊपर, जैसे कि केयर करना, जेंटलनेस दिखाना, इमोशनल सेंसिटिविटी रखना, पेशेंस दिखाना और नर्चरिंग बिहेवियर। वुमेन आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड टू मैनेज हाउसहोल्ड वर्क, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड एल्डर्स एंड मेंटेन फैमिली हार्मोनी। तो वुमेन जो है उनको सिखाया गया होता है कि वो क्या करेंगे, घर के काम करेंगे, बच्चों को देखरेख करेंगे, बड़ों का ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ फैमिली में हार्मोनी बनाए रखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर नॉट बायोलॉजिकली बाय नेचर, they are socially constructed and vary from culture to culture and across time। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मैस्कुलिनिटी है और फेमिनिटी की जो भावना है ये हमको कभी भी प्राकृतिक से बायोलॉजिकली नहीं मिली है, ये समाज द्वारा बनाया गया है और ये कल्चर टू कल्चर क्या करता है, बदलता है, साथ ही साथ समय के साथ भी ये बदल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग हाउ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी शेप जेंडर रोल इन इंडिया। तो इन इंडिया the ideas of masculinity and femininity strongly influence gender roles, that is what men and women are expected to do in a family and society। तो अगर भारत में बात की जाए तो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है जेंडर रोल्स को कि क्या मेन और वुमेन करेंगे एक फैमिली के अंदर और एक समाज के अंदर। दिस आइडियाज आर शेप्ड बाय ट्रेडिशंस, रिलीजन, फैमिली स्ट्रक्चर, मीडिया एंड सोशलाइजेशन फ्रॉम चाइल्डहुड। तो ये जो आइडिया है ये हमको बहुत ही पहले से ही बताया गया है, हमारे ट्रेडिशन से हमको मिला है, रिलीजन से मिला है, फैमिली स्ट्रक्चर में हमको बताया गया है, मीडिया से हमको मिला है और हमारे बचपन से ही हमको ये चीज़ सिखाया गया है। ठीक है, फ्रॉम एन अर्ली एज बॉय आर इनकरेज टू बी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो हमारे अर्ली एज से ही बॉयज़ को सिखाया जाता है कि वो क्या करें, स्ट्रॉन्ग बने, कॉन्फिडेंट बने और इंडिपेंडेंट बने। दे आर ऑफन गिवन मोर फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ज़्यादा आज़ादी भी दिया जाता है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड कैरियर्स एज अर्निंग मनी इज सीन एज अ मैस्कुलिन ड्यूटी। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि बॉयज़ जो हैं वो परस्यू करते हैं हायर एजुकेशन, अपने कैरियर्स को ज़्यादा आगे लेके जाते हैं ताकि वो पैसे कमा सकें और अपने मैस्कुलिन ड्यूटी को निभा सकें। ए मैन हु कैन नॉट फाइनेंशियली सपोर्टेड हिज फैमिली में फेसेस सोशल प्रेशर और लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। अगर कोई एक मैन जो है वो अगर अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता है तो वो एक सोशल प्रेशर फेस करेगा और साथ ही साथ उसका रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगा। दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ मैस्कुलिनिटी इज लिंक्ड विथ पावर एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी। और इस तरह से ये दर्शाता है कि किस तरह से मैस्कुलिनिटी जो है वो लिंक है पावर के साथ और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भारतीय समाज में। वहीं दूसरे तरफ देखेंगे कि जो गर्ल्स होती हैं उनको सिखाया जाता है आज्ञाकारी बनना, केयरिंग बनना और मोडेस्ट बनना। वहीं फेमिनिटी इन इंडिया इज क्लोजली कनेक्टेड विथ मैरिज, मदरहुड एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज़। फेमिनिटी जो है वो इंडिया में जुड़ी हुई है मैरिज के साथ, मदरहुड के साथ और हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के साथ। इवन टुडे मेनी गर्ल्स आर ट्रेंड इन कुकिंग, क्लीनिंग एंड केयरिंग वर्क फ्रॉम ए यंग एज। अगर आज भी देखें तो बहुत सारे जो गर्ल्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है कुक करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए और केयरिंग वर्क के लिए, एक मतलब बहुत ही यंग एज से। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइज। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे इन मेनी फैमिलीज वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू सेक्रीफाइस दियर कैरियर्स आफ्टर मैरिज टू मैनेज होम एंड चिल्ड्रेन वाइल मेन कंटिन्यू वर्किंग आउटसाइड। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि बहुत सारे फैमिलीज़ में वुमेन्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने जॉब अगर कर रही हैं तो उनको वो सेक्रीफाइस कर देंगी अपने कैरियर को शादी के बाद अपने घर और बच्चों को मैनेज करने के लिए। वहीं जो मेन होंगे वो कंटिन्यू करेंगे अपने काम को, बाहर जा कर के करते हैं जो वो कंटिन्यू रखेंगे। एग्जाम्पल से हम समझेंगे ए कॉमन एग्जाम्पल इज़ द डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन फैमिलीज। एक कॉमन एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है जैसे कि लेबर का डिवीज़न फैमिलीज़ के अंदर, क्या काम किसको करने होंगे इसका डिवीज़न होना। मेन यूजुअली टेक डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसेज, प्रॉपर्टी एंड सोशल मैटर्स वाइल वुमेन हैंडल्स डोमेस्टिक वर्क। मेन को दिया गया है कि वो कौन से काम करेंगे तो वो अपने डिसीजंस लेंगे फाइनेंस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के या फिर कोई सोशल मैटर्स के ऊपर। वही वुमेन जो हैं वो सिर्फ घर के काम को देखेंगी। दूसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे प्रोफेशनल तौर पे कि जैसे जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग के जॉब, आर्मी के या फिर पुलिस के, वहाँ पर मैस्कुलिन डोमिनेंस हमको देखने को मिलता है। वही टीचिंग जॉब हो गया, नर्सिंग हो गया या फिर केयर गिविंग हो गया,
यहाँ पे फेमिनिन हमको जॉब देखने को मिलता है, यहाँ पे फेमिनिन रोल देखने को मिलता है। जबकि आजकल देखेंगे कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, ये जो पुरानी हमारी जो परंपरा है जो चली आ रही थी, ये धीरे धीरे अब बदल रहा है। बहुत सारे इंडियन वुमेन्स जो हैं वो अब डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, पायलट्स बन रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं। और वो पुराने जो ख्यालात हैं फेमिनिटी के ऊपर, उसको चैलेंज भी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ मेन जो हैं वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट ले रहे हैं हाउस होल्ड कामों में और चाइल्ड केयर में, और वो सवाल उठा रहे हैं जो पुराने चली आ रही जो आइडियाज़ थी मैस्कुलिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो इन कंक्लूजन हम समझेंगे कि मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग जेंडर रोल्स इन इंडिया बाय डिफाइनिंग व्हाट इज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर मेन एंड वुमेन। तो जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है, ये एक अहम भूमिका निभाता है भारत में किस तरह से जेंडर का क्या रोल है ये दर्शाने में, और ये बताता है कि क्या उनका अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए मेन और वुमेन का। While these ideas have helped organize social life in past, rigid gender roles often lead to inequalities and discrimination. और ये जो आइडियाज़ थे ये काफ़ी हद तक समाज को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाए थे पास्ट में, जिससे कि एक रिजिड बहुत ही कड़ा एक जेंडर रोल्स बन गया था, जिसकी वजह से असमानता और भेदभाव हमको देखने को मिलता है। A more balanced understanding where both men and women can freely choose their roles can help create a more equal and just society. तो अगर हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, तो अगर हम मेन और वुमेन दोनों को क्या करेंगे, हाँ, जब मेन और वुमेन दोनों को हम फ्रीली चूज करने देंगे उनके रोल्स को, तो हम एक बेहतर और अच्छे समाज को हम बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का रोल होता है जेंडर रोल्स को इस्टेब्लिश करने में, शेप देने में इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ पैट्रियार्की इन इंडियन सोसाइटी। सो पैट्रियार्की refers to a social system in which men hold primary power in political leadership, moral authority, social privilege and control over property and family. तो पैट्रियार्की मेनली क्या होता है कि मेन डोमिनेंट सोसाइटी होता है, जहाँ पर ज़्यादातर जो पावर होता है वो किसके पास होता है, मेन के पास होता है, और वो सारे डिसीजंस और रोल्स निभाते हैं, और प्रॉपर्टी और फैमिली के ऊपर भी उनका कंट्रोल होता है। In Indian society, patriarchy have been deeply rooted for centuries and continue to influence social relations, cultural practices and institutions. अगर हम इंडियन सोसाइटी के अंदर देखेंगे तो पैट्रियार्की का जो रोल है वो बहुत ही शताब्दियों से चला आ रहा है, जहाँ पर ये इन्फ्लुएंस करता है उनके सामाजिक रिश्तों को, कल्चरल प्रैक्टिस को और इंस्टीट्यूशंस को। While Indian society has undergone significant social and legal changes, patriarchal values still play a major role in shaping the lives of both women and men. क्योंकि अभी भारत का जो समाज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने मतलब जो सामाजिक बदलाव ला रहा है, जिसकी वजह से हमको देखने को मिल रहा है कुछ चेंजेस को, लेकिन फिर भी जो पैट्रियार्कल वैल्यू है वो अभी भी एक अहम भूमिका निभाता है वुमेन और मेन का लाइफ को शेप देने में। A critical evaluation helps us understand both its impact and the ongoing changes. क्रिटिकल इवेल्यूशन से हमको पता चलता है कि किस तरह से जो पैट्रियार्की है उसका इम्पैक्ट और उसका ऑनगोइंग चेंजेस किस तरह से मतलब अफेक्ट करता है। सो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है पैट्रियार्की इन फैमिली एंड सोशल स्ट्रक्चर। A family is the most important institutions where patriarchy operates in India. एक फैमिली बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर हमको इंडिया में पैट्रियार्की देखने को मिलता है। Traditionally, men are considered to be head of families and main decision makers, while women are expected to manage household duties and caregiving. पारंपरिक तौर पे देखा गया है कि मेन जो है उनको फैमिली का हेड माना जाता था और वो डिसीजन लेने वाले होते थे, वहीं जो औरत होती थी वो घर का काम करती थी और वो बच्चों का देखरेख करती थी। Sons are often preferred over daughters because they are believed to carry forward the family name and support parents in old age. ठीक है, तो यहाँ पर सन्स को यानी बेटों को ज़्यादा चुना जाता था उनकी बेटियों के ऊपर, क्योंकि वो मानते थे कि जो फैमिली है उसका नाम जो है वो बेटे आगे बढ़ाएंगे और वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे उनके ओल्ड एज टाइम में। दिस प्रेफरेंस हैज़ लेड टू प्रैक्टिस सच एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन एक्सट्रीम केसेस फीमेल फोर्टिसाइड्स। और ये जो प्रेफरेंस था इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, एजुकेशन का अनइक्वल एक्सेस देखने को मिलता है, और एक्सट्रीम केसेस में हमको कई बार फीमेल फोर्टिसाइड यानी कि जो भ्रूण हत्या होता है वो देखने को मिलता है। वुमेन चॉइसेस रिगार्डिंग मैरिज, कैरियर्स एंड मोबिलिटी आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय मेल फैमिली मेम्बर्स।
लिमिटिंग दियर इंडिपेंडेंस। तो वुमेन का जो चॉइस होता है, चाहे उनके मैरिज को लेकर के हो, कैरियर को लेकर के हो, यहाँ तक कि कहीं आने जाने का, मोबिलिटी के ऊपर हो, वो सारे उनके फैमिली मेम्बर्स के मेल पर्सन द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किए जाते हैं, जिससे कि उनके इंडिपेंडेंस को लिमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग पैट्रियार्की इन एजुकेशन एंड वर्क। पैट्रियार्कल थिंकिंग हैज़ अफेक्टेड वुमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पैट्रियार्कल थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं वुमेन के एक्सेस को अफेक्ट करता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो। ऑल्दो फीमेल लिटरेसी एंड इनरोलमेंट हैव इम्प्रूव्ड, गर्ल्स इन मेनी रीजन्स स्टिल फेस्ड अर्ली मैरिजेस एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इंटरप्ट दियर एजुकेशन। चूँकि अभी फीमेल के ऊपर लिटरेसी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उसको इम्प्रूव किया गया है, फिर भी बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी देखा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, जिनके वजह से उनका जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट हो जाता है उनकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। इन द वर्क प्लेस वुमेन ऑफन एक्सपीरियंस्ड अनइक्वल पे, फीवर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। वहीं अगर वर्क प्लेस की बात की जाए तो वहाँ पर वुमेन जो है वो एक्सपीरियंस करती है अनइक्वल पे, सेम काम के लिए उनको कम वेतन दिया जाता है, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ उनको कम दिया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो भी उनके लिए सेफ नहीं होता है। Patriarchy reinforces the idea that men are natural breadwinners while women's earnings are considered secondary. पैट्रियार्कल जो सोच होता है वो ये दर्शाता है कि मेन जो हैं वो नेचुरली तौर पे क्या हैं, पैसे कमा के लाने वाले हैं, और इसीलिए जो वुमेन्स का जो कमाई है वो क्या है, कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी उनको सोचा जाता है। दिस रिड्यूसेस वुमेन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड reinforce जेंडर इनइक्वालिटी। ये क्या करता है कि वुमेन का जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है उसको कम करता है, साथ ही साथ जेंडर इनइक्वालिटी को और बढ़ाता है। नेक्स्ट इज पैट्रियार्की कल्चर एंड रिलीजन। Cultural traditions, customs, and certain religious interpretations have supported patriarchal norms. जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं और कुछ रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस हैं वो सब सपोर्ट करते हैं पैट्रियार्की को। प्रैक्टिसेस सच एज डॉरी, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वुमेन्स क्लॉथिंग एंड बिहेवियर एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ओबीडियंस रिइंफोर्सेस मेल डोमिनेंस। तो जैसे कि पुराने समय से चली आ रही डॉरी की परंपरा हो गई, फिर वुमेंस का रिस्ट्रिक्शन उनके क्लॉथिंग के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, ये सब दर्शाता है कि किस तरह से मेन का डोमिनेंस रहा है। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रिलीजन इटसेल्फ इज नॉट ओनली द काउच। ये भी यहाँ पे नोट करना बहुत ही ज़रूरी है कि सिर्फ रिलीजन जो है वो अकेले इसका कारण नहीं बना है। रैदर सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशंस आर यूज्ड टू जस्टिफाई अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वायलेंस। इसके अलावा कुछ और भी इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि हमको यहाँ पे दिखाता है कि वुमेन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। दिस कल्चरल नॉर्म्स ऑफन मेड पार्टिकुलरली अपीयर नेचुरल एंड डिफरेंट टू चैलेंज। और ये जो कल्चरल नॉर्म्स है, यानी कि इतना जो ये सामान्य हो गया है, जिसकी वजह से ये एकदम बिल्कुल पैट्रियार्की क्या दिखता है, एकदम नेचुरल दिखता है, और इसको चैलेंज करना काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट इज लीगल चेंजेस एंड रेसिस्टेंस टू पैट्रियार्की। पिछले कुछ दशक में हम देख रहे हैं कि इंडिया स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड लॉज टू रिड्यूस पैट्रियार्कल कंट्रोल सच एज लॉ अगेंस्ट डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज एंड सेक्सुअल हरासमेंट। तो पिछले कुछ दशक में हम देख रहे हैं कि इंडिया ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिससे कि पैट्रियार्कल कंट्रोल को कम किया जाए। जैसे कि कुछ कानून जो कि डॉरी के खिलाफ हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है तो उसके खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ और सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ। एजुकेशन, अर्बनाइजेशन एंड वुमेन्स मूवमेंट्स हैव चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। तो एजुकेशन हो गया, अर्बनाइजेशन करना और वुमेंस का जो मूवमेंट है, ये सब कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है कि जो जेंडर रोल्स है उसको ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है उसको ये चैलेंज करता है। हाउएवर द गैप बिटवीन लॉज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स वाइड। फिर भी जो गैप है लॉज का बनना और उसका इम्प्लीमेंट होने में वो अभी भी बहुत ही बड़ा है। पैट्रियार्की ऑफन अडैप्ट टू चेंज, टेकिंग सबल फॉर्म्स सच एज सोशल प्रेशर एंड मोरल पॉलिसिंग। पैट्रियार्की अभी भी क्या है, एक सामाजिक दबाव और नैतिक नीति जैसे सूक्ष्म रूप अपनाकर बदलाव के अनुसार खुद को ढाल लेती है। तो अब हम कंक्लूजन में देखेंगे, पैट्रियार्की इन इंडियन सोसाइटी हैज़ प्लेड अ पावरफुल रोल इन मेंटेनिंग मेल डोमिनेंस एंड जेंडर इनइक्वालिटी। तो पैट्रियार्की जो है भारतीय समाज में क्या करता है, एक बहुत ही ताकतवर अपना रोल निभाता है मेल के डोमिनेंस के ऊपर और जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर। While it has provided stability in traditional structure, it has also restricted women's freedom, opportunities and dignity। चूँकि ये बहुत पुरानी पारंपरिक जो चली आ रही जो समाज है उसमें एक स्टेबिलिटी बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये औरतों के लिए उसके फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज़ और डिग्निटी को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। क्रिटिकल इवेल्युएशन सो दैट मीनिंगफुल चेंजेस रिक्वायर्स नॉट ओनली legal reforms but also change in mindset,
एजुकेशन एंड एवरीडे सोशल प्रैक्टिस। तो एक यहाँ पे क्रिटिकल इवेल्युएशन से ये पता चलता है कि जो मीनिंगफुल चेंजेस है वो सिर्फ कोई लीगल रिफॉर्म्स लाने से नहीं आएगा, बल्कि हमको माइंडसेट को भी बदलना होगा, एजुकेशन को भी बदलना होगा और अपने सोशल प्रैक्टिस में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। ओनली बाय चैलेंजिंग पैट्रियार्कल वैल्यूज एट ऑल लेवल्स कैन इंडियन सोसाइटी मूव टुवर्ड्स ट्रू जेंडर इक्वालिटी। तो पैट्रियार्कल वैल्यूज़ को हर तरह से चैलेंज करके ही हम इंडियन सोसाइटी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और जेंडर इक्वालिटी को भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्की का कितना ज़्यादा रोल है और किस तरह से ये मेल डोमिनेंस को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट ए नोट ऑन जेंडर एंड मीडिया। Gender and media are closely connected because media play a powerful role in shaping how we see men, women and people of the other gender in society। तो जेंडर और मीडिया का बहुत ही आपस में एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि मीडिया जो है वो एक पावरफुल रोल निभाती है ये दिखाने में कि किस तरह से मेन है, वुमेन है और जो दूसरे जेंडर्स हैं वो समाज में कैसा रोल निभाते हैं। मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स, फिल्म्स, रेडियो, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो मीडिया में सारे चीज़ आते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, फिल्म हो गया, रेडियो हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सोशल मीडिया के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आता है। These media forms do not just reflect society, they also influence our thinking, attitudes and behaviors। तो ये जो मीडिया का जो फॉर्म्स है ये हमको सिर्फ समाज को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये हमारे थिंकिंग, एटीट्यूड्स और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। The way gender is shown in media can support equality और strengthen discrimination and stereotypes। तो जिस तरह से मीडिया जो है वो जेंडर को सपोर्ट करता है, उसी तरह से हमारा इक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन या स्टीरियोटाइप है वो भी सपोर्ट उसको भी मिलता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन मीडिया। मीडिया में जेंडर का रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ट्रेडिशनली मीडिया हैज़ पोर्ट्रेड मेन एंड वुमेन इन फिक्स्ड एंड लिमिटेड रोल्स। पारंपरिक तौर पे देखा जाए तो मीडिया जो था वो मेन और वुमेन को एक फिक्स्ड रोल में और लिमिटेड रोल में क्या था, पोर्ट्रेट करता था। मेन और ऑफन शोइंग एज ए स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड डिसीजन मेकर्स। मेन को दर्शाया जाता था स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और डिसीजन मेकर्स। वहीं दे आर यूजुअली प्रेजेंटेड एज लीडर्स, हीरोज़ और प्रोफेशनल्स। उनको दिखाया जाता था लीडर के रूप में, हीरो के रूप में और प्रोफेशनल्स के रूप में। वहीं वुमेन को दिखाया जाता था इमोशनल, डिपेंडेंट, केयरिंग और फोकस्ड ऑन ब्यूटी और फैमिली रोल्स। ठीक है, वुमेन को इमोशनल दिखाया जाता था, डिपेंडेंट दिखाया जाता था, केयरिंग दिखाया जाता था और उनका ध्यान ब्यूटी और फैमिली रोल्स के ऊपर दिखाया जाता था। इन एडवर्टाइजमेंट एंड टीवी शोज वुमेन आर फ्रीक्वेंटली पोर्ट्रेड एज होम मेकर्स, केयर गिवर्स और ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शंस। अगर हम एडवर्टाइजमेंट और टीवी शो की बात करें तो वहाँ पे वुमेन्स को ज़्यादातर दिखाया जाता था होम मेकर्स के रूप में, केयर गिवर्स के रूप में और ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन के रूप में। Such representation creates a stereotypes and limit the understanding of real life gender roles। और इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप दर्शाता है और लिमिट कर देता है रियल लाइफ जेंडर रोल्स को समझने में। नेक्स्ट पॉइंट इज द मीडिया एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन मीडिया अफेक्ट हाउ सोसाइटी थिंक्स अबाउट व्हाट मेन एंड वुमेन शुड बी लाइक। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो मीडिया में ये अफेक्ट करने को बताता है सोसाइटी को कि किस तरह से सोसाइटी सोचती है कि मेन और वुमेन को होना चाहिए। रिपीटेड इमेज ऑफ मेन एज एग्रेसिव एंड वुमेन एज सबमिसिव कैन इन्फ्लुएंस चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल फ्रॉम एन अर्ली एज। तो एक रिपीटेड इमेज अगर होता है कि मेन क्या है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, गुस्से करने वाला है, और वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव है, शांत रहने वाली है, तो इससे समझ में आता है कि उसके जो चिल्ड्रेन होंगे वहाँ के वो भी इन्फ्लुएंस होंगे और यंग एज के जो बच्चे होंगे वो भी वहाँ पे इन्फ्लुएंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ में फील प्रेशर टू अपीयर टफ एंड अनइमोशनल। एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो बॉयज़ हैं उनके पास हमेशा उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उनको हमेशा टफ दिखना है और अपना इमोशनल को नहीं दिखाना है, अनइमोशनल रहना है। वहीं गर्ल्स को हमेशा एक फील होता है कि उनको अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना है और पोलाइटली बिहेव करना है, ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करना, इस तरह से। तो इस तरह से जो ये सारे स्टीरियोटाइप्स है वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। उसके साथ साथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल लाइफ में भी इनइक्वालिटी ये लेकर के आती है। नेक्स्ट इज पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मीडिया। मीडिया में वुमेन को किस तरह से दिखाया जाता है। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया हैव ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो वुमेन का जो रोल है जो मीडिया दिखाती है उसको कई बार ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है।
In films and advertisement, women are sometimes shown mainly for their physical appearance rather than their abilities or achievements. तो कई बार फिल्म और एडवर्टाइजमेंट में औरतों को सिर्फ उनके फिजिकल अपीयरेंस के लिए दिखाया गया है, ना कि उनके काबिलियत के लिए और उनके अचीवमेंट के लिए. Important issues such as women's leadership, education and work are often underrepresented. बड़े बड़े इशूज़ हो गए जैसे कि वुमेंस का लीडरशिप दिखाना, एजुकेशन दिखाना, उनके काम को दिखाना, ये बहुत बार रिप्रेजेंट नहीं किया गया है. हाउएवर इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ पॉजिटिव चेंज. जबकि अभी हाल ही के सालों में बहुत सारे हमको मतलब पॉजिटिव चेंज देखने को मिले हैं. मीडिया नाउ इंक्लूड्स अ स्ट्रॉन्गर फीमेल कैरेक्टर, वुमेन प्रोफेशनल्स एंड स्टोरीज दैट फोकस ऑन वुमेन्स राइट्स एंड एम्पावरमेंट. मीडिया जो है वो क्या कर रही है, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को दिखा रही है, फीमेल प्रोफेशनल्स को दिखा रही है, साथ ही साथ वैसी कहानियों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है जो वुमेंस के राइट को दिखाता है और उनको एम्पावरमेंट को बताता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्ट्रेल ऑफ मेन एंड अदर जेंडर. मेन और दूसरे जेंडर को पोर्ट्रेल करना, दिखाना. मीडिया ऑल्सो क्रिएट्स प्रेशर ऑन मेन बाय प्रमोटिंग आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी दैट एम्फसाइज स्ट्रेंथ, डोमिनेंस एंड इमोशनल कंट्रोल. मीडिया जो है वो एक प्रेशर बनाती है मेन के ऊपर और उनको दिखाती है कि उनमें मैस्कुलिनिटी होना चाहिए, जैसे कि एम्फसाइज करती है स्ट्रेंथ की भावना, डोमिनेंस और इमोशनल कंट्रोल को. दिस कैन डिस्करेज मेन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इमोशन और सीकिंग हेल्प. ये क्या करता है, ये मेन को डिस्करेज करता है कि वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं और किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते हैं. इन एडिशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड नॉन बाइनरी पीपल हैव बीन वेरी लिमिटेड और सोन इन अ नेगेटिव वे. वहीं अगर देखें तो जो ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही लिमिटेड है, कम है और निगेटिव वे में उनको दिखाया जाता है. टुडे some media platforms are slowly becoming more inclusive by showing diverse gender identities and real life experience. अगर हम आज के टाइम में देखें तो मीडिया जो है वो धीरे धीरे क्या कर रही है और बेहतर तरीके से दिखा रही है सभी तरह के जेंडर आइडेंटिटीज़ को और उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को भी बता रही है. रोल ऑफ मीडिया इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी में मीडिया का क्या रोल है. मीडिया कैन बी अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर सोशल चेंज. मीडिया एक बहुत बड़ा टूल बन सकती है समाज में बदलाव लाने के लिए. रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल मीडिया रिप्रेजेंटेशन कैन चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी. एक रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल मीडिया होगी तो वो रिप्रेजेंट करेगी और चैलेंज करेगी स्टीरियोटाइप्स को और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगी. थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स एंड सोशल मीडिया मूवमेंट्स, मीडिया कैन हाईलाइट जेंडर इशूज सच एज वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल राइट्स. तो अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, फिल्म्स और सोशल मीडिया मूवमेंट के थ्रू मीडिया चाहे तो वो हाईलाइट्स कर सकती है बड़े बड़े जेंडर इशूज जैसे कि वायलेंस को, डिस्क्रिमिनेशन को और इक्वल राइट्स को. पॉजिटिव एंड बैलेंस रिप्रेजेंटेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड फेयर सोसाइटी. अगर पॉजिटिव और बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगा तो इससे हमको एक बेहतर समाज देखने को मिलेगा. कंक्लूजन में हम देखेंगे, इन कंक्लूजन मीडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर परसेप्शंस इन सोसाइटी. मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है जेंडर के परसेप्शन के ऊपर समाज में. वाइल ट्रेडिशनल मीडिया ऑफन reinforce stereotypes, modern media is gradually moving towards more equal and realistic portrayals of gender. चूँकि जो हमारा पुराना जो मीडिया था, ट्रेडिशनल मीडिया था, ठीक है, पारंपरिक मीडिया था, वो शुरू से ही जो स्टीरियोटाइप चला आ रहा था उसी को दिखाता था. लेकिन आजकल का जो मॉडर्न मीडिया है वो धीरे धीरे बदल रहा है और वो असलियत में जो है रियलिस्टिक पोर्ट्रेल्स है जो जेंडर का वो दिखा रहा है. फॉर ट्रू जेंडर इक्वालिटी मीडिया मस्ट कंटिन्यू टू प्रेजेंट डाइवर्स, रिस्पेक्टफुल एंड एम्पावरिंग इमेज ऑफ ऑल जेंडर. तो एक सही में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए मीडिया को चाहिए कि वो अच्छे से प्रेजेंट करे जो भी जेंडर है रियलिटी में उसको, और एक सही इमेज जो है वो लोगों को दिखाए सभी जेंडर्स का. तो इस तरह से हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है जहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए BGDC 172 सब्जेक्ट कोड के. इससे पहले भी हमने इसका एक सेशन ले रखा है जो कि पार्ट 1 वीडियो था, उसको आप ज़रूर देखिएगा. ये पार्ट 2 वीडियो है, दोनों का आप ज़रूर देखिए. ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. अगर आपने अभी तक हमारा गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पे मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 9580023321. आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं. अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं. अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई करते रहें. टेक केयर, बाय बाय.